फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी में बड़ी ही दर्द है, दर्दनाक कहानी है। कहानी की शुरुआत जो है पिछले महीने हुई थी और पिछले महीने से लेकर अभी तक पूरे देश में सुलग रहा है। ये कहानी को लेकर हर किसी की ज़बान पे है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूँ। लड़की की महज 31 ईयर्स यानी 31 साल में मौत हो जाती है और मौत जो है बड़ी ही दर्दनाक तरीके से दिया गया। जो भी इस मौत के बारे में जाना है और हर जगह में बताए जा रहे हैं, अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके पूरा उस लड़की का डिटेल तो सामने आ गया है। जिसने मारा है वो भी सामने आ गया है, वो दरिंदा सामने भी आ गया और खुद कबूला है जो हमने ही उस लड़की को मारा है। लेकिन फिर भी देश उस दरिंदे को सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। जहाँ पे ये घटना हुआ था वहाँ का पुलिस प्रशासन हार मान जाती है। वहाँ के जो मिनिस्टर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, वो खुद इस मामले में उतर पड़ती है और इस मामले को जो है सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई इस मामले का जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसका सुनवाई कर रहा है। लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है इस घटना को लेकर, इस जो लड़की की मौत को लेकर। तो मैं आज इसी कहानी को बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग सुने होंगे बहुत सारी जगह में, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, लेकिन मैं जो भी जानकारी इतना दिनों में हासिल किया वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो भी जो है इस वीडियो का जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इस वीडियो को पकड़ पाएंगे, फिर दूसरे लोगों को इस वीडियो को भेजेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आएगा और आपके अलावा भी दूसरे लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी नहीं है, बल्कि ये रियल सच्ची घटना है। घटना जो है कलकत्ता का है, यानी पश्चिम बंगाल का राजधानी है। और ये शुरुआत जो है, मैं शुरुआत एकदम पहले से शुरुआत करता हूँ। इस कहानी का मेन जो कैरेक्टर है एक लड़की होती है। लड़की का जन्म जो है 1993 में होती है। 1993 में एक लड़की का जन्म होती है। लड़की जो है माता पिता का इकलौती लड़की होती है। इसी वजह से मिडिल क्लास भी बोला नहीं जाएगा, गरीब परिवार में ये लड़की का जन्म होती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगे। लड़की का पिता जो है एक दर्जी का काम करता है, यानी सिलाई का काम करता है। वो गरीब है, बस उसी से ही परिवार चलता है, घर बार चलता है। पति पत्नी और उनका एक लौती बेटी। अब बेटी का देखभाल करते, परी जैसे उसको पालने लगते हैं। माँ बाप बहुत उससे ज़्यादा प्यार करते हैं इकलौती होने की वजह से। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लड़की जब थोड़ा बहुत चलने फिरने बोलने लगी, लड़की जब भी बीमार पड़ती, यानी हर घर में कोई बच्चा अगर बीमार होता, बच्चे हो बूढ़े हो, जब भी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है। वैसे ही उस लड़की को भी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लड़की का नाम जो है, मैं इसमें रियल नाम बता रहा हूँ, लड़की का नाम जो होता है मोमिता दत्ता नाम बताया जा रहा है। बीमार पड़ी तो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती थी माँ बाप। अब मोमिता जब डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर को देख के, डॉक्टर जिस हिसाब से उसका इलाज करते और डॉक्टर को देख के वो लड़की जो है अपने माँ बाप को कहती, माँ मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। अब लड़की के माँ बाप जो है उसे दिलासा देते हैं, हाँ बेटा तुमको जो बनना है तुम बन जाओगे, तुम पहले पढ़ाई करो, स्कूल में जाओगे, अच्छे पढ़ाई करोगे तभी तो डॉक्टर बन पाओगे। ये डॉक्टर लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं तभी जाकर डॉक्टर बनते हैं। अब मोमिता धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसका सपना था डॉक्टर बनने का। और ये बचपन से ही उसने सपने में देखते हुए आ रही थी जो उसे डॉक्टर बनना है। अब जब बड़ी होने लगी, पढ़ाई में लगन उसका देख के माँ बाप भी सोचता है वाकई मेरी बच्ची जो है डॉक्टर बनेगी। लेकिन आसपास के लोगों को जब पता चलता है, जब होता है ना आसपास भले पड़ोसी को जब पता चलता है मोमिता बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, तो सारे लोगों का वही कहना है जो डॉक्टर कैसे बन पाएगी। भले ही लड़की की दिल डॉक्टर बनने का है, लेकिन डॉक्टर वैसे नहीं बन जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है और तुम लोग साधारण परिवार में, बाप पिता का इतना तो आमदनी नहीं है जो उसके पीछे इतना पैसा डाल के उसे डॉक्टर बना दे। लेकिन फिर भी माँ बाप चाहते थे जो मेरी लड़की अगर डॉक्टर बनना चाहती है तो ठीक है, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है उसे लिए। धीरे धीरे दिन बीता और मोमिता जो है बड़ी होने लगी। पहले तो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ी, सरकारी स्कूल था, उससे अच्छा रिजल्ट किया। फिर हाई स्कूल में गई। हाई स्कूल से जब वो अच्छे नंबरों के साथ पास हुई और उसके परसेंटेज के हिसाब से उसे एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया।
अब जब कॉलेज में गई तब वो समझदार हो गई थी, लेकिन उससे पहले जब उसके अंदर बचपना थी तो माँ-बाप से हर चीज़ का डिमांड करते, माँ-बाप भी उसकी डिमांड पूरी करते। भले ही माँ-बाप अपने लिए कुछ नहीं लेते, लेकिन लड़की का डिमांड इकलौती होने की वजह से लड़की का हर डिमांड को पूरी की जाती है। समय बीता, दिन बीता, लड़की धीरे-धीरे जवान हो गई। कॉलेज खत्म किया, कॉलेज में भी वो अच्छे परसेंटेज, अच्छे नंबरों के साथ हर सब्जेक्ट में वो पास होती थी। अब उसे बनना था डॉक्टर। जब बड़ी हो गई, उसे थोड़ा बहुत समझदारी आई तो अब वो फ़ज़ूल के खर्चा जो माँ-बाप से डिमांड किया करती थी, अब उसे समझ आने लगा जो मैं डिमांड करती हूँ इसीलिए माँ-बाप पूरी कर देती है, मेरी तो हर चीज़ का डिमांड पूरी करती है। लेकिन माँ-बाप, ख़ास करके माँ जो है वही पुराना कपड़ा पहनते, जो त्योहार आता है उसमें भी नया कुछ नहीं लेता। और अपने पिता के बारे में पता ही था, सिलाई का काम करता है और सिलाई के काम में इतना तो आमदनी नहीं है। इस वजह से लड़की के अंदर, अब पढ़ी लिखी थी तो कॉलेज कर रही थी, उसे सब कुछ समझ में आने लगा। अब धीरे-धीरे जो है फ़ज़ूल के खर्चा करना वो बंद कर दिया था और अपने माँ-बाप से भी जो डिमांड करते थे, मुझे ये चाहिए, इस त्योहार में ये चाहिए, दुर्गा पूजा में ये चाहिए, गणपति में वो चाहिए, वो सारी चीज़ जो है धीरे-धीरे बंद कर दिया था, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था और वो पैसा बचत कर रही थी। अब डॉक्टर बनना था तो इसीलिए अब उसका जब अच्छा नंबर से पास हुआ, उसने उसे एमबीबीएस का पढ़ाई किया। अब एमबीबीएस पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे एमडी बनना था, इसीलिए वो जूनियर डॉक्टर के तौर पर एक कॉलेज में, एक कॉलेज होता है वहाँ पे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, अब जो कोलकाता में स्थित है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो तैनात होती है। उसे वहाँ पे जॉब मिलती है। एमबीबीएस खत्म हो चुका था, अब उसे आगे का पढ़ाई के लिए, डॉक्टरी पढ़ाई के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जाती है। वहाँ पे एडमिशन होती है उसकी और जूनियर डॉक्टर के तौर पर तैनात होती है वहाँ पे। अब वहाँ पे 2 साल काम करने लगे, 2 साल उसके काम हो चुके थे, लेकिन 2 साल में उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीनियर होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन हर डिपार्टमेंट में, चाहे किसी भी वर्कशॉप हो, वर्क प्लेस हो, हर डिपार्टमेंट में देखा गया है जूनियर लोगों को, जूनियर जो होता है उनको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है। और ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर डॉक्टर में बहुत सारे वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे, सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे और उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। लेकिन यहाँ मोमिता को तो डॉक्टर बनना था, इसीलिए उसे काम से कोई शिकवा नहीं था। बस जितना काम था वो ईमानदारी के साथ करती थी। लेकिन इसी बीच उसे उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत कुछ पता चला। वहाँ पे गैर कानूनी काम भी होता है, बहुत गलत काम भी होता है। इसके बारे में पता चला। वहाँ पे कई दोस्त बने उसके, जो जूनियर डॉक्टर है और भी सारे हैं उसके कलीग, उसके साथ दोस्ती हुआ, अच्छे बुरे सारे दोस्त हैं। लेकिन इसी जगह पर जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज है, उसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे गैर कानूनी काम होता है। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो सुपरिटेंडेंट है, बहुत ही करप्ट इंसान है। 2021 में वहाँ पे जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उनका तैनात होता है, उनका नाम है संदीप घोष, जो सुपरिटेंडेंट के तौर पर वहाँ पे तैनात होते हैं आरजे कर मेडिकल कॉलेज में। उससे पहले अख्तर अली नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर संदीप घोष है, इससे पहले आर्जिकल से पहले वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में तैनात थे, लेकिन वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 2021 में उसे तैनात किया। लेकिन ये इंसान के बारे में कहा जाता है बहुत ही करप्ट इंसान है। अब जब इनको तैनात किया गया था, उनके पद पे जो था उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनके पद पे जो था उनका नाम था अख्तर अली। और अख्तर अली जो है इस डॉक्टर संदीप घोष के बारे में हर जगह में बताने लगा, हर जान पहचान वाले में बताने लगा। यहाँ तक कि उन संदीप घोष के जो करप्ट है उनके बारे में कुछ रिपोर्ट भी तैयार किया और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में अख्तर अली ये सारे रिपोर्ट भेजा करते। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी उन्होंने एक खत लिखकर इस आरजे कर मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर संदीप घोष के बारे में इतला दिया था, यानी जानकारी दिया था। लेकिन ये सब मामले को लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, ना तो कुछ सुनवाई हुआ। लेकिन यहाँ पे जूनियर डॉक्टर के बात मैं कर रहा हूँ आज मोमिता दत्ता के बारे में। मोमिता अब एमडी करना चाहती थी, उसका सपना था जो वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगी। लेकिन इसी बीच जो है उसकी उम्र जो है 31 साल हो जाती है, यानी 31 साल की हो जाती। माँ बाप का भी चिंता था। अब लड़की तो एमबीबीएस कर लिया, आगे का पढ़ाई कर रही है, एमडी बनने की सपना है, लेकिन लड़की का उम्र होते जा रहा है, इसके शादी भी कराना है। लड़की को बताते हैं जो तुम्हारे लिए हम लोग एक लड़का तलाश कर रहे हैं, लेकिन लड़की सीधा इनकार कर देती है। जो माँ और पापा, मैं इस
अभी तो फ़िलहाल जब तक मैं एमडी नहीं बन जाता तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये अपने माँ-बाप को कहती है और माँ-बाप के आगे ज़िद करती है, जो नहीं, आप लोग मुझ पर ये जुल्म नहीं कर सकते। मेरा सपना है एमडी बनने का, बस इतना दिन हो गया, बस कुछ ही दिनों में मैं एमडी बन जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं अपने पसंद का एक लड़के से शादी करूँगी। अब बचपन से ही लड़की का हर ख्वाहिश पूरी करते आ रही थी माता-पिता, और ये लड़की का सपना था बचपन से उसको बड़ा डॉक्टर बनना है। इसलिए माँ-बाप भी अब लड़की के पीछे जो है हार मान जाती है और लड़की को कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लड़की को जो लड़की का सपना है वही कहती है, जो ठीक है, आपको तुम्हें जो बनना है, तुम्हें जो इच्छा है तुम वही करो। माँ-बाप का देखा जाए तो हर तरह से उसको सपोर्ट मिलते थे। लेकिन 2024 में अगस्त महीने में इस डॉक्टर मौमिता दत्ता के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था। ना तो खुद मौमिता जानती थी, ना मौमिता के माता-पिता जानती थी, और ना ही ये पूरा देश, ना उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। 2024 8 अगस्त को ऐसी घटना हो जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, पूरा हिंदुस्तान दहल उठता है। दरअसल होता यूँ है, हर दिन की तरफ, हर रोज़ की तरफ जो मौमिता दत्ता है, मौमिता दत्ता उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रहे थे। कई सारे रिपोर्ट में बताया गया जो उस दिन वो सुबह घर से निकली, बल्कि सुबह घर से नहीं निकली थी, वो उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही थी, क्योंकि वो पिछले 36 घंटों से उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही थी, तो घर पर कैसे जा सकती थी। उसी पे वहाँ पे ही रहना होता है, उसी कोई वहीं पे सोना है, क्योंकि वो कोई बड़ा डॉक्टर तो नहीं था जो समय पर आएंगे समय पर चले जाएंगे। अब वो जूनियर डॉक्टर थी, इसीलिए जूनियर डॉक्टर को बहुत ज़्यादा टाइम उसको मेहनत कराया जाता था। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सुपरिटेंडेंट है वो खुद करप्ट है, इसीलिए जो भी होशियारी करता है, जिसको थोड़ा बहुत भी जानकारी होता है उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट है संदीप घोष को पता चलता तो उसको बहुत ज़्यादा काम कराते और उसके ऊपर टॉर्चर करते। अब वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौमिता दत्ता ड्यूटी कर रही थी, इसीलिए उसे उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत, जबकि मौमिता को 2 साल उस जगह पे रहते हुए उसे कुछ गलत कामों के बारे में पता चला था। इस बारे में वो अपने पापा से बात करती है, जो पापा, यहाँ पे मैं जहाँ पर ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मैं तैनात हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ा आला अधिकारी है कुछ गलत कर रहा है, यहाँ पे मेडिसिन का तस्करी हो रहा है, यानी मेडिसिन को बेचा जा रहा है। तो उनका जो पापा होता है, मौमिता दत्ता का जो पापा होता है, वो कहते हैं बेटा तुम ये सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो, बस तुम्हें तुम्हारा डिग्री मिल जाए, फिर बाद में सोचेंगे, क्योंकि ऐसा मामले में, बड़े लोगों के मामले में तुम मत पढ़ा करो। अब पापा समझाते थे, एक पिता का फर्ज है, वो निभाते थे, बेटी को सलाह देते थे जो ये सब झमेला में मत पड़ो, और बेटी भी समझ जाते बाकी पापा सही कह रहे हैं, इन लोग बड़े लोग हैं, इन लोगों के मामले में मैं पढ़ूंगी तो मैं खुद फंस जाऊंगी। इसीलिए मौमिता भी सोचती है, अपने काम से काम रखती है। लेकिन 8 अगस्त को जो है वो ड्यूटी कर रही थी, लगातार कुछ दिनों से ड्यूटी कर रही थी और उसे समय नहीं मिल रहा था। लेकिन 8 अगस्त को रात को उसे थोड़ा बहुत समय मिलता है। जब समय मिलता है वो अपने कलीग के साथ, यानी जो उनके फ्रेंड ग्रुप है वहाँ पे काम करते थे, अब वहाँ के आजकल के स्टाफ लोग भी है और जूनियर कुछ डॉक्टर भी है, उन लोगों को पूछता है क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो सारे लोगों ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ खाया, किसी ने कहा नहीं खाया। अब जिन लोगों ने डिनर नहीं किया था उन लोगों को कहता है चलो ठीक है, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, अगर तुम लोगों को डिनर करना है तो चलो। अब डिनर करने के लिए घर पे तो नहीं जा सकते थे क्योंकि ड्यूटी था, इस वजह से, क्योंकि ऑन ड्यूटी में था, इसी वजह से वो लोग बाहर ऑर्डर करते खाने का। अब जिनको डिनर करना था उन लोगों ने कहा क्या खाना है, उसका ऑर्डर करता है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है, खाना आ जाता है। खाना आने के बाद करीब रात को 1 से 1:30 बज जाता है उन लोग को डिनर करते हुए। फिर उन लोग सोचते हैं चलो, अब कुछ लोगों का जो जूनियर डॉक्टर थे उन लोगों को पेशेंट को देखना होता है रात को भी। अब रात को भी पेशेंट देखने के लिए सारे जूनियर डॉक्टर जिनको देखना था, अपने अपने पेशेंट को देखना था, सब चले गए, अलग अलग कैबिनों में चला गया। लेकिन यहाँ पे जो मौमिता दत्ता है उनके पास कुछ काम नहीं था, ना तो किसी पेशेंट को देखना था। वो सोचती है कि अब थके हारे भी थी, वो सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा बहुत आराम कर लिया जाए, अब मुझे तो किसी केबिन में जाना भी नहीं और किसी पेशेंट को देखना भी नहीं है, वैसे रात को 2 बज रहा है।
तो मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ। वो आराम करने के लिए सोचती है, लेकिन आराम करने के लिए तो एक प्लेस भी होना चाहिए, जगह भी होना चाहिए। वैसी जगह उसको दिख नहीं रही थी। सारे जगह पे पेशेंट है, बेड पर पेशेंट है, या फिर पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं वो लोग लेटे हुए, बैठे हुए इंतज़ार में, वैसे। तो मोमिता सोचती है क्यों ना जो उसी हॉस्पिटल में आरजेकल मेडिकल कॉलेज में 3rd फ्लोर में एक सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल जो है वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों को कभी कभार कुछ मीटिंग रहता है, स्पीच दिया जाता है वहाँ पे, यानी स्टाफ लोगों के लिए सेमिनार हॉल बोले तो वहाँ पे जाकर कुछ मीटिंग्स वगैरह होता है। तो वो हॉल जो उस दिन खाली पड़ा था, और वो जब भी कोई मीटिंग वगैरह होता है तब इस्तेमाल में आता है। तो मोमिता सोचते है क्यों ना सेमिनार हॉल में चली जाती हूँ, और आज तो कुछ प्रोग्राम भी नहीं है और रात के वक्त जाके मैं थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। मोमिता दत्ता रात के वक्त करीब 2 बजे वो 3rd फ्लोर में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो जाकर देखती है जो सेमिनार हॉल में कोई भी व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं था। पूरा सेमिनार हॉल जो है एकदम खाली पड़ा था। अब मोमिता थोड़ा फ्रेश हो लेती है, यानी वॉशरूम में जाते, हाथ मुंह में पानी मारते, साफ करते, और उसके बाद सेमिनार हॉल में एक बेंच पे जाके बैठ जाता है, चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, और अपने पास जो भी बैग वगैरह था वो वहाँ पर रख देती है। लैपटॉप थे उसके पास, उसके पास मोबाइल थी, उसके वो चश्मा पहनती थी। अब वो थोड़ा बहुत आराम करने के लिए टेका लगा के, बस जैसे ही वो सर टेका लगाया उसको नींद आ जाती है, क्योंकि लगातार वो 36 आवर वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, इसी वजह से उसको थोड़ा आराम मिलता ही उसको नींद आ जाती बैठे बैठे। अब वो सो जाती है। लेकिन 9 अगस्त को सुबह किसी स्टाफ, उसी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है, साफ सफाई के लिए जाता है। जाने के बाद उसकी चीखा निकालता है। चीखें निकालने की वजह जो थी, वहाँ पे वो जो लेडी डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर मोमिता दत्ता का अर्धनंगी हालत में उसकी बॉडी उस सेमिनार हॉल के पास पड़ा हुआ था। इसे देखने के बाद उसके चीखें निकाल आते हैं। वो जोर से चीखता है, और चीखने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आते दौड़ते हैं, और सुबह के वक्त था, इसीलिए बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में मौजूद था। कई सारे लोग दूर से भी आए थे जो अपने पेशेंट को देखने के लिए, पेशेंट का रिश्तेदार भी थे। सारे लोग जमा होता है और पूछताछ करता है, क्या हुआ, तुम क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो स्टाफ कहता है सेमिनार हॉल में डॉक्टर मोमिता की बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ कुछ हुआ है। अब सारे लोग दौड़ते हुए, इस जैसे ये बात सुनता है, उसके जो कलीग थे, यानी साथी लोग थे, जो लोग रात को खाना खाए थे मोमिता दत्ता के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ, सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं। धीरे धीरे सबको ये खबर पता चली, सारे लोग सेमिनार हॉल में जाते। सेमिनार हॉल में जाते ही जो है सारे लोगों के पैर ठिठक जाता है, सारे लोगों के होश उड़ जाता है, क्योंकि मोमिता दत्ता के साथ हैवानियत हुई थी। कोई भी एक बार देखने से ही पता चल जाएगा, इस लड़की की जो मौत हुई है, जो जूनियर डॉक्टर की मौत हुई है, कोई आम मौत नहीं है। इसको मारा गया, और मारने से पहले इसके साथ दरिंदगी की सारे हादे पार कर दिया गया। इस वजह से अब लोग धीरे धीरे वहाँ पे जमा होने लगा। सबसे पहले अब लोगों का काम था, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट है संदीप घोष को, डॉक्टर संदीप घोष अपने घर में मौजूद था। सुबह सुबह उनको कॉल करता है और बताता है जो यहाँ पे जो डॉक्टर मोमिता घोष थी, जूनियर डॉक्टर जो थी, तो उनको किसी ने मार दिया, उनकी डेड बॉडी जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब संदीप घोष इसे सुनने के बाद जरा भी आश्चर्य नहीं होता है, और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। वो घर से ही वो वहाँ पे है। फिर उसके कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। डॉक्टर जो संदीप घोष है, सुपरिटेंडेंट जो है, जो 2021 में तैनात हुआ था। अब वहाँ पे जाने के बाद वो उसको संदीप घोष जो है वहाँ पर जाकर मोमिता को देखता है, वैसी हालत में पड़ा हुआ था। अब संदीप घोष यहाँ पर पुलिस को खबर नहीं देता, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता। उनका काम था, जो जब सबसे पहले जब उनको फ़ोन किया गया हॉस्पिटल से, उनको उसी टाइम पुलिस को इतला देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया। वो खुद आए हॉस्पिटल में। आने के बाद जूनियर डॉक्टर की बॉडी को देखता है। देखने के बाद वो पुलिस को ना खबर देकर, उन्हें भी पता चल गया था जो ये अब जिंदा नहीं है, मर चुकी है, क्योंकि जो मोमिता दत्ता की जो बॉडी थी बहुत ही दर्दनाक तरीके से पड़ा हुआ था। उनके आंखों से खून निकाल रहा था, होंठ फटे हुए था, पैर जो है पूरा फैला हुआ था, 90 डिग्री तक फैला दिया गया था, बहुत सारी रिपोर्ट में बताया गया। तो इसे देखने के बाद कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान भी, आम इंसान भी बता सकता है जो इनकी मौत हो गया। वहाँ पे तो सारे डॉक्टर ही था। तो इसीलिए संदीप घोष जो है सबसे पहले फ़ोन करता है उनके पेरेंट्स को, यानी उनके माता पिता को फ़ोन करता है, और यहाँ पर एक झूठ बोलता है। संदीप घोष जो है
वो अपने उसके माता पिता को, यानी डॉक्टर मोमिता के माता पिता को कहते हैं जो तुम्हारे लड़की का तबीयत खराब है और वो बहुत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, इतना कहता है और फ़ोन कट कर देता है। अब इसे सुनने के बाद जो जूनियर डॉक्टर के माता पिता के तो होश उड़ जाता है। माँ फ़ोन उठाई थी, माँ उसके पति को बताती है, यानी मोमिता, अब मोमिता की माँ जो है मोमिता के पिता को बताता है। पिता ड्यूटी पे निकल रहा था, लेकिन इसे सुनने के बाद वो लोग बार बार उसी मोमिता को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मोमिता का फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी जो है दोबारा उसी संदीप जहाँ जिस नंबर से फ़ोन किया था उस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मोमिता के कई कलीग को फ़ोन करता है, तब नहीं उठाते हैं। तब जो है ये लोग घबरा जाते हैं, ये लोग घबरा जाते हैं और फ़ौरन आसपास के लोगों को ये बात, क्योंकि रोने लगता है। अब आसपास के जो लोग थे वो लोग आते हैं और आने के बाद पूछताछ करता है मोमिता के जो जूनियर डॉक्टर की माँ क्यों रो रही है। पिता भी एकदम हड़बड़ा रहे थे, जो बेटी से मिलने जाना है। तो माँ जो है कहती है जो मेरे बेटी के बारे में ऐसा ऐसा बताया। फिर उसके बाद पड़ोसी की मदद से वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद माता पिता को भनक लग चुका था जो उसकी बेटी के साथ कुछ तो हुआ है। अब क्योंकि उन लोगों को रोक लिया गया था सेमिनार हॉल पे, जहाँ पे बताया गया था हॉस्पिटल में, जैसे ही उन लोगों का एंट्री हुआ किसी ने बता दिया जो मोमिता की मौत हो गई, मोमिता को किसी ने मार दिया, और ये बात फैला दिया गया जो मोमिता ने सुसाइड कर लिया। और जो मोमिता जूनियर डॉक्टर उनके माता पिता को भी यही बात बताया गया जो आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर लिया। अब इसे सुनने के बाद तो माता पिता रोने लगा उसी हॉस्पिटल में और अपनी बेटी को देखना चाहा, लेकिन वहाँ के लोग जो हॉस्पिटल के लोग जो रोक लेते हैं और माता पिता को मिलने नहीं देते, देखने नहीं देता है अपने लड़की को। करीब 3 घंटा उन लोगों को इंतज़ार कराया और इंतज़ार कराने के बाद 3 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद उन दोनों माता पिता को जूनियर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उन लोगों को देख के ही लग गया था, एक झटके में ही लग गया, जैसे सारे लोगों को लगा था जो उनके बेटी के साथ हैवानियत हुई है, यानी उनके बेटी के साथ सब कुछ किया है, दरिंदगी सब कुछ हुआ है, और ये हॉस्पिटल वाले जो है इस मामले को छुपाना चाह रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले, और वहाँ के जो उनके कलीग थे, जो जूनियर डॉक्टर थे, उनकी मौत हो गई, उनके जो कलीग थे, सारे लोगों ने कहा नहीं, हम लोग ऐसे ही इसका बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज नहीं सकते। उसके बाद पुलिस भी आती है, संदीप घोष पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उसके बॉडी को कब्जे में लेना चाहा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने आवाज़ उठाई और कहने लगा नहीं, जूनियर डॉक्टर की बॉडी ले जाने से पहले वीडियोग्राफी करना चाहिए, और वीडियोग्राफी करके ही इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सारे वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। सारे लोग इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए पुलिस को मजबूरन जो कुछ भी कर रहा था उसकी बॉडी को उठाना, बॉडी के पास क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ पड़ी थी, सारे वीडियो रिकॉर्ड होती है। और उसके बाद मोमिता की बॉडी को, पहले देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर मौजूद था, जब पहली बार देखा किसी ने चेक नहीं किया वो जिंदा है क्या मर गया। संदीप घोष को फ़ोन किया, संदीप आराम से आते हैं, फिर उसके बाद माँ बाप को इन्फॉर्म करता है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब डॉक्टर ने आवाज़ उठाई तब जाकर वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वहाँ की आँख खुलती है, और वाकई पुलिस का भी यहाँ पे रवैया बहुत ही गलत है, क्योंकि पुलिस ने जो है FIR दर्ज नहीं किया था, और ना ही, अब यहाँ पे आपको बता दूँ, करीब 12 घंटा बीत जाने के बाद FIR दर्ज होती है। सुबह 9 बजे पता चल गया था जो उस जूनियर डॉक्टर की मौत हो गया, लेकिन करीब रात को जाकर इस लड़की के, उस जूनियर डॉक्टर के FIR दर्ज होती है, उनका पिता FIR दर्ज कराता है। लेकिन जब तक जो है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ये हंगामा बढ़ते गया, जो एक लड़की के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते, सारे डॉक्टर सड़क पे उतर आते हैं। खाली कलकत्ता ही नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में ये बात फैलती है, सारे राज्य, सारे शहर का डॉक्टर जो है हड़ताल पे चले जाते हैं और मांग करने लगते हैं जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ जो कुछ किया है, ये हैवानियत जो किया है, उसको सज़ा दो और उसको सामने लाओ। पुलिस को ऊपर प्रेशर बढ़ा, पुलिस अब तफ्तीश करने लगा। पुलिस तफ्तीश करते करते CCTV फुटेज खंगालने लगा, जो सेमिनार हॉल में जो कुछ भी हुआ रात के वक्त हुआ है, इसीलिए पुलिस तफ्तीश करने लगा और CCTV खंगालने लगा। लेकिन सेमिनार हॉल के पास कोई CCTV नहीं लगा हुआ था, लेकिन सेमिनार हॉल के गेट के पास CCTV कैमरा था, और उसमें देखा गया बहुत सारे 2-3 स्टाफ लोग गए रात के वक्त, फिर वो लोग वापस आ गए। लेकिन डॉक्टर के यहाँ, जो जूनियर डॉक्टर की मौत के बारे में पता भी चला, जो उसके साथ मार पिटाई हुआ, उसके साथ हैवानियत हुआ, फिर उसका गला घोटा गया, यानी शरीर में हर जगह में चोट था, उसके साथ हैवानियत हुआ और फिर उसको मार दिया गया, ये सारी बात पता चला। लेकिन
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि इसकी मौत 12 घंटा पहले ही हो चुका है, यानी रात के वक्त ही उसकी मौत, करीब सुबह के 4 बजे उसकी मौत हुई थी। अब सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में कौन गया, कौन इसको मारा, पुलिस को पता करना था। यहाँ सीसीटीवी खंगाला तो सीसीटीवी में एक व्यक्ति को नज़र आता है जाते हुए, सेमिनार हॉल में जाते हुए देखता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक व्यक्ति होता है उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला, नाम होता है संजय रॉय। संजय रॉय को दिखा जाता है। अब पुलिस सोचता है जो ये संजय रॉय यहाँ पर इतने रात को 4 बजे की क्या कर रहे हैं। तो संजय रॉय को अब बारे में, संजय रॉय एक जो है वहाँ पे वॉलंटियर था, उसी हॉस्पिटल में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में वो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था और उसी कॉलेज में तैनात था। तो उसके बारे में पूछता है जो संजय रॉय अभी कहाँ है। तो पता चला संजय रॉय तो कल रात को भी यहीं पे था और सीसीटीवी पे भी दिख रहे, जो इसी पे उसका ड्यूटी इसी कॉलेज में था, इसी मेडिकल कॉलेज में था, तो यहीं पे होगा। उसका जो बैरेट मिला था उस बैरेट में जाके चेक करते, संजय रॉय तो बड़े आराम से सो रहा है। संजय रॉय को पुलिस धरने के बाद उसको थाने लाता है और उसे पूछताछ करता है, लेकिन कोई आसानी से थोड़ी मानता है। लेकिन संजय रॉय जो है यहाँ आसानी से मान जाता है, क्योंकि संजय रॉय ने एक सबूत छोड़ दिया था उस सेमिनार हॉल में। अब वो छोड़ा था, गलती से छूट गया, गलती से ही छोड़ा होगा। अब गलती से छूट गया था, उसके जो सेमिनार हॉल में एंट्री हो रहा था उसके गले में एक ब्लूटूथ था। अब ब्लूटूथ जब वो निकाल रहा था उसका भी सीसीटीवी में फुटेज कैद हुआ, लेकिन वो निकालते टाइम उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था। और जहाँ पे जूनियर डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे वो ब्लूटूथ पड़ा हुआ था। सारे हॉस्पिटल, अब पुलिस वाले ने सोचा कि जिन्होंने भी इस डॉक्टर को मारा है उनका ये ब्लूटूथ होगा। अब हॉस्पिटल में काम करने वाले रात के वक्त ऐसे बहुत कम स्टाफ होता है, सारे लोगों का ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन किसी का कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन संजय रॉय का सीसीटीवी में फुटेज देखा गया, इसीलिए संजय रॉय का जब मोबाइल लेकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो सबको लग गया, आसानी से मालूम पड़ गया जो संजय रॉय ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन एक अकेला व्यक्ति इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उस लड़की की बॉडी जो है बहुत ही खराब कंडीशन में वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी। तो और पोस्टमार्टम से भी पता चला उसके शरीर के हर एक अंग को तोड़ा गया, यानी हर जगह पे चोट का निशान था। इसीलिए पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था जो हो सकता है इसके साथ। और वहाँ पे जो जितने भी डॉक्टर थे सारे लोग कह रहे थे जो ये अकेला व्यक्ति का काम नहीं है, मांग कर रहे थे। अब संजय रॉय यहाँ पे कबूल कर लेता है जो मैं नहीं मारा, लेकिन संजय रॉय को जब पूछा जाता है संजय रॉय बताता है मैं नशे में था, इस वजह से मेरे अंदर हवस जाग उठी और मैं उसके साथ ये गलत काम करना चाहा, उसने रोकना चाहा और इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसको मार दिया। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं था। अगर किसी को मारना ही होता, जान लेना होता तो ऐसी जान ले लेता, लेकिन इतना दर्दनाक तरीके से उसे मौत दिया गया, वाकई कोई भी सुनता है उसको रूह कांप उठती है। क्योंकि संजय रॉय तो आसानी से मान तो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरे देश में जो है उस जूनियर डॉक्टर को लेके सारे डॉक्टर जो है, हॉस्पिटल के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सड़कों में आ जाता है। मामला बहुत बढ़ चुका था, सारे लोगों का मांग था जो उसे फांसी दो, और इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है। इसीलिए अब पुलिस हर जगह में देखता है कि संजय रॉय के अलावा भी कोई इस मामले में शामिल है कि नहीं। लेकिन इसी बीच जो बहुत सारे घटना सामने आता है, बहुत सारे लोग सामने आता है और इस बारे में बताता है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के बारे में बताता है। जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था और इसके बारे में जो भी आवाज़ उठाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इससे पहले 2001 में भी एक लड़का के साथ ऐसा ही हुआ था। जब उसने आवाज़ उठाया, उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत किया गया था, जब उसने आवाज़ उठाया था उसका दूसरा दिन, 2001 की बात है और ये सितंबर में हुआ था। और उस लड़के का पंखे में लटके हुए यानी फांसी पे लटके हुए बॉडी मिलती है और उसके बारे में भी कहा गया था जो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड के बारे में उनके माता पिता भी कहा था जो मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो मामला तो बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे संजय रॉय के बारे में जब संजय रॉय कबूल लिया तो संजय रॉय के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। संजय रॉय जो है 4 शादी किया और चारों शादी जो है असफल रहा। 3 बीवी तो उन्हें छोड़ के चला गया। संजय रॉय को 3 बीवी छोड़ के चला गया था क्योंकि संजय रॉय हर बीवी के ऊपर टॉर्चर करता था। यहाँ तक कि एक बीवी जब पेट से थी उसके पेट पे लात भी मारा था। उसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई थी। चौथा पत्नी जो थी उसका, वो भी उसे छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन उसकी बीमारी थी, कैंसर की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये संजय रॉय का बारे में पता चला। लेकिन अब पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए उठने लगा, कलकत्ता पुलिस के ऊपर, जो ऐसे व्यक्ति को कैसे सिविल वॉलंटियर के तौर पे कोलकाता पुलिस में नौकरी मिली जबकि वो करप्ट है। उसके बारे में
इससे पहले भी कई सारे मामला दर्ज है। मामला जब वो सिविल वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में था, उससे पहले वो 2016 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक कुक के तौर पे काम कर रहा था, यानी खाना बनाने का काम करता था। जब 2016 में वो खाना बनाने का काम करता था, अचानक वो काम छोड़ के 3 साल के लिए गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद 2019 में फिर से वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में आता है, लेकिन इस बार उसका पद जो है बदल जाता है। वो सिविल वॉलंटियर के तौर पे उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में तैनात होता है और वहाँ पे जो है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में उसको इमरजेंसी गेट पर तैनात किया जाता है, क्योंकि वो वॉक्सिन करता था, बॉक्सर था, इसीलिए उसको इमरजेंसी में जो गेट होता है वहाँ पे तैनात किया जाता है। और वहाँ पर रहते हुए वो गलत तरीके से काम करता था, क्योंकि जो पेशेंट आता था, जिन लोगों को वहाँ पे बेड नहीं मिलता था, उन लोगों से कुछ पैसा लेता था और बेड दिलाने का काम करता था। यानी वो गैर कानूनी तरफ से लोगों को बेड दिलाते थे। और जो मेडिसिन के बारे में सप्लाई होता था, जो मेडिसिन का जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो बहुत सारे पेशेंट भी था और बहुत सारे दवाइयाँ आते थे। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाता था या फिर दवाइयाँ को कुछ हेरा फेरी में भी वो उसका हाथ, जो डॉक्टर संदीप घोष के बारे में भी अख्तर अली ने बताया, जो मेडिसिन का भी वो हेर फेर करता है, और उसके साथ देने वाला जो है संजय रॉय है। इसीलिए संजय रॉय जो है संदीप घोष के बहुत करीबी माना जाता है। और संदीप घोष जबकि प्रेसिडेंट है, इसके वजह से संजय रॉय, उसके पास पावर बहुत था। भले ही वो एक वॉलंटियर के तौर पे था और इमरजेंसी गेट पे एक तैनात था, लेकिन उसके करीबी होने के वजह से, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके करीबी होने के वजह से, वो उस हॉस्पिटल में किसी भी जगह पे किसी भी समय जा भी सकता था, आ भी सकता था, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं था। यूँ दिन गुजरता गया, लेकिन कुछ समय जाने के बाद संजय रॉय के ऊपर लाल बाजार जो पुलिस है कोलकाता में, लाल बाजार पुलिस में एक मामला दर्ज करता है एक महिला। उस महिला ने कहा कि वहाँ पे काम करने वाला इमरजेंसी गेट पे एक व्यक्ति काम करता है, नाम है संजय रॉय। वो मुझे बार बार फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद मुझे कहता है मुझसे मिलो, मेरे साथ संबंध बनो, यानी मेरे साथ रिश्ता रखो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनो। अब वो लाल बाजार पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराती है। लाल बाजार पुलिस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद संजय रॉय के बारे में पता करता है। तो संजय रॉय के बारे में पता चलता है, उसके पहुँच बहुत है और वहाँ पे जो डॉक्टर संदीप घोष है, प्रेसिडेंट जो है उसके करीबी है, इसी वजह से उसको वार्न करता है। इतना बड़ा घटना को लेकर लाल बाजार पुलिस उसे वार्न करता है, जो ये ऐसा मामला दोबारा सुनने को नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। अब संजय रॉय इस मामले उस लड़की को, उस महिला को, जो एक बच्चों की माँ था, वो अपने बच्चे का इलाज के लिए आए थे और उसको बेड दिलाने में संजय रॉय ने उसका मदद किया था। लेकिन जब मदद किया था, उसका नंबर संजय रॉय ने ले लिया था। अब जब वो यहाँ से उसका इलाज हो गया, बच्चे का इलाज हो गया, चला गया, तब संजय रॉय जो है उसे ब्लैकमेल करने लगे थे। जो मैंने तुम्हारी मदद किया, उसके बदले में तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, मेरा डिमांड पूरा करना पड़ेगा। लेकिन वो महिला आखिरकार परेशान होकर लाल बाजार पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। ये पहली बार नहीं था संजय रॉय का। संजय रॉय के बारे में और भी सारे वहाँ के जो खास करके फीमेल जो लेडीज़ होते हैं, वहाँ पे काम करने वाला, चाहे जूनियर डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, संजय रॉय के बारे में बताते हैं। संजय रॉय जो है बहुत ही गंदा घिनौना इंसान है, क्योंकि उनकी नज़र जो है हमेशा महिलाओं के ऊपर गंदी निगाहों से वो देखता है, गंदी गंदी टिप्पणी करता है, गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं उठाते, क्योंकि सबको पता है जो संजय रॉय जो है संदीप घोष का करीबी है और उसकी पहुंच बहुत है। अब 8 अगस्त के बारे में जब पूछा जाता है, तुमने कैसे उस जूनियर डॉक्टर को मारा, तुम्हारे साथ कौन था, तब संजय रॉय बताता है जो मैं अकेला था। दरअसल संजय रॉय जो है कुछ दिन पहले वो खड़गपुर में गया था, सिविल वॉलंटियर का उन लोगों का कुछ काम था, वो खड़गपुर गया हुआ था। 8 तारीख को खड़गपुर से कोलकाता रिटर्न जाता है। कोलकाता रिटर्न जाने के बाद उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पास जाता है और अपना ड्यूटी था वहाँ पे, वो वर्क प्लेस में जाता है और जाने के बाद वहाँ पे एक और दूसरे गार्ड के साथ बातचीत करता है और शराब पीता है। दोनों मिलकर हॉस्पिटल के पिछवाड़े में जाकर दोनों बैठ के शराब पीता है। और शराब पीने के बाद संजय रॉय को लत था लड़कियों के साथ, अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाने का। और उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से थोड़ी ही दूर में कोलकाता में जो रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी में वो जाता है और जाने के बाद लड़कियों के साथ संबंध बनाने का सोचता है। लेकिन रात को 2 बज रहा था
8 अगस्त की बात है। इस वजह से वो वहाँ से घूम फिर के वापस तो आ जाता है, लेकिन उसका जो साथी था, उसका ड्यूटी था, वो उसी जगह पे नीचे रह जाता है। लेकिन संजय रॉय जो है वो घूमते घूमते हॉस्पिटल के अंदर 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता है। 3rd फ्लोर में जब सेमिनार हॉल में वो जा रहा था तो देखा कि सेमिनार हॉल में एक बेंच पे एक महिला बैठी हुई है। अब वो उसके करीब जाता है, जाने के बाद देखता है कि ये तो डॉक्टर मौमिता है, जूनियर डॉक्टर है, 2 साल से यहाँ पे तैनात है। अब उसके मन में जो ख्वाहिश थी, जो सोनागाची में जाने के बाद वो पूरा नहीं किया था, इस वजह से उसके अंदर वो आग थी। अब वो अपने जो ख्वाहिश है उसे पूरा करना चाहता था और नशे में था, शराब पहले से ही पिया हुआ था। वो सोचता क्यों ना इस डॉक्टर के साथ ही मैं संबंध बना लूँ। अब उसके बाद जो संजय रॉय है, अभी यहाँ पे जो डॉक्टर मौमिता है, जूनियर डॉक्टर है, वो एकदम थके हारे थी, इस वजह से वो आराम कर रही थी। टीका लगाते ही उसको नींद आ जाती है। अब वो आराम कर रही थी, संजय रॉय नशे में था। संजय रॉय उसके करीब पहुँचता है और उसको टच करता है, उसको छूता है। अब उसको जब छूता है तब उसका होश आता है। होश आने के बाद वो देखते हैं कि संजय रॉय है। वो डर जाता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो है संजय रॉय उसको दबोच लेता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे थे। एकदम फुल नशे में था, नशे में धुत था संजय रॉय। अब मौमिता उसे कह रहे, अब मौमिता को पता ही था जो संजय रॉय किस टाइप का इंसान है, इसीलिए उसे वो कह रहा है जो तुम यहाँ पे क्या करो, जाने दो मुझे। लेकिन संजय रॉय कहाँ जाने उसे देना था, उसे तो बस उसका हवस पूरी करनी थी। इसीलिए संजय रॉय जो है उसको उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और उसको पकड़ने लगता है, उसके शरीर में आपत्तिजनक टच करता है। लेकिन मौमिता गुस्सा होती है, भड़कती है। लेकिन संजय रॉय के अंदर तो शैतान जाग उठा था। अब संजय रॉय उसे कहाँ छोड़ने वाला था, संजय रॉय उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब मौमिता जो है, जूनियर डॉक्टर जो है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, चीखता भी है, चिल्लाते भी है, लेकिन चीखती है, चिल्लाती है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। और बाहर ना जाने की वजह जो थी, वो सेमिनार हॉल था, वहाँ पे अक्सर प्रोग्राम हुआ करता है। और हॉस्पिटल के अंदर जब जहाँ पे एक सेमिनार हॉल हो, जहाँ पे स्पीच दिया जाता हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम ही बनाया गया था जो उस हॉल की आवाज़ जो है बाहर नहीं आता था। इस वजह से उसके चीखने चिल्लाने की, और रात को करीब 2-2:30 बज रहा था, उस टाइम उस जूनियर डॉक्टर की आवाज़ किसी के कान में नहीं गया था। और संजय रॉय उसके साथ सारे हादे पर कर देता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उसका जब वो हाथापाई हो रहा था, उसके चश्मा गिर जाता है। वो अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, मुझे जाने दो, मेरे छोड़ दो। लेकिन संजय रॉय सब कुछ करने के बाद उसे ख्याल आता है जो अगर मैं इसे जाने दिया तो ये जाकर कंप्लेन करेगी, फिर सज़ा होगी, इसीलिए उसे मार देता है। मारने के बाद उसको उसी हालत में छोड़कर वो चले जाते हैं, बड़ी आराम से चले जाते हैं। उस जब हाथापाई हो रहा था, उसके गले में जो ब्लूटूथ था वो उस टाइम गिर चुका था, संजय रॉय को पता ना था। संजय रॉय नशे की हालत में था, हवस पूरी किया, फिर उसके बाद जाके वो अपने बैरिकेड में जो है, जो बैरिक मिला था, उस पे जाके बड़े आराम से सो जाता है। अब सुबह ये हल्ला मचता है। ये सारी बात जो है संजय रॉय कोलकाता पुलिस को बताया था जब उसे हिरासत में लिया था। लेकिन जो लोगों का पोटे से, डॉक्टरों का जिद था, जो संजय रॉय का अकेला का काम नहीं था, इस वजह से वहाँ पे राजनीति भी हो रहा है। और इसी बीच जो है कुछ ऐसा होता है उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, ये सब जब घटना हो रहा था, ये सब मामला हो रहा था, सारी मीडिया में दिखाया जा रहा था, इसी बीच न जाने कुछ सारे लोग, हज़ारों लोग आते हैं और जिस जगह में ये क्राइम हुआ था उस जगह में जाकर रातों रात तोड़फोड़ करता है। जब तोड़फोड़ हो जाती है तब जो है इस केस को लेकर राजनीति होने लगा। जो इसमें बड़ा बड़ा आला अधिकारी है, उससे बचने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की। और कोलकाता पुलिस जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोलकाता सरकार जो है पुलिस को ढील दे रखी है। ये सारी बातें उठने लगे और लाजमी था, उठना था, क्योंकि जिस जगह में एक लड़की के साथ, एक जूनियर डॉक्टर के साथ, उसी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना हो और उस जगह में हज़ारों लोग पहुंचता है, तोड़फोड़ करता है, तो प्रशासन क्या कर रहा था, सवाल तो उठना लाजमी था। ममता बनर्जी भी सामने आता है और एक रोड शो करते हैं। किसके खिलाफ कर रहे थे वो पता नहीं, बीजेपी का कुछ लोग करते हैं, अलग अलग पार्टी सब वैसे ही कर रहा था। लेकिन किस वजह से वो लोग सड़कों पे उतरा था, किस लिए उतरा था, किसी को नहीं पता। खैर जो भी है, उसके बाद अब मांग होने लगा, जो ये जांच जो है, खास करके उस जूनियर डॉक्टर के माता पिता जो है, वो लोग मांग करने लगे जो हमारी लड़की के साथ जो भी गलत हुआ है इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। उसके बाद ममता बनर्जी
सामने आती है और मीडिया में कहती है, अगर 8 दिन के अंदर हमारे कोलकाता कमिश्नर कोलकाता की जो पुलिस है, इस मामले का सच्चाई सामने नहीं ला पाता, तो मैं इस केस जो है सीबीआई को सौंप दूँगी। और वैसा ही होता है। जब ममता बनर्जी ऐलान करती है, तो बाकी जो विपक्ष का जो पार्टियां हैं, वो सारे लोग और उन लोग को मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे असफल होने का जो सबूत है ममता बनर्जी खुद दे देती है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, गृह मंत्री भी है। और इसी वजह से जब ममता बनर्जी के मुंह से ऐसी बातें निकला, तो विपक्ष ने घेरने लगा और आखिरकार ये मामला जो है सीबीआई को सौंप देता है। जब सीबीआई को सौंप देता है, दिल्ली से सीबीआई जाती है, जाने से पहले ये उस जगह में तोड़फोड़ होता है। संदीप जो घोष है, माना जाता है वो तृणमूल का बहुत करीबी है, लेकिन उसको हटाए जाने की जब मांग कर रहा था, जो संदीप घोष को यहाँ से हटाया जाए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, उनको यहाँ से हटाया जाए, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको पद से हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संदीप घोष को हटाया तो जाता है, उसको प्रमोशन कर दिया जाता है, उसको उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र कर देते हैं और नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसको भेज देता है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर में है। अब इसको लेकर भी राजनीति जो लोग हैं, वो लोग कहने लगे, जो ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती है, वहाँ के प्रशासन ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक करप्ट होने का और ख़ास करके इस वक्त उससे पद पे बने रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। उस वक्त जो है संदीप घोष को एक प्रमोशन के तौर पे देखा गया, इस ट्रांसफ़र को, जो नेशनल आरजीकर से सीधा नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसको भेज दिया जाता है। इसी को लेकर मुद्दा बहुत बढ़ते गया, मामला बढ़ते गया, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनके माता पिता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बीच में ये भी कहा गया, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये कहा गया उनके माता पिता को, 10 लाख ले लो और मामला सेटलमेंट कर लो, जो तुम्हारे लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, ये इसको छुपा दो और 10 लाख लेकर इस मामले को रफा दफा करो। बाकी ऐसे ऐसे घिनौना बातें उठने लगे, तरह तरह के खबर आने लगा, न्यूज़ में बताने लगे। अब क्या सच्चाई है नहीं है, अब सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन जांच में कितना सच्चाई सामने आएगा, कौन कौन इस मामले से जुड़े हुए, कौन कौन सामने आ सकता है, ये तो बात की बात है। लेकिन सीबीआई जिस मामले का जांच करता है, बताया जाता है कि सीबीआई को इस केस को सौंपने का मतलब यही हुआ, ये मामले को आप लोगों के जहन से हटा देना है, लोगों के जहन को दूसरी तरफ करना है, क्योंकि सीबीआई का काम जो है धीरे धीरे होते रहेगा, तब तक लोग जो है इस मामले को भूल चुके होंगे। लेकिन अभी तक करीब 1 महीना होने को है। 8 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ रात के वक्त, 8 और 9 अगस्त के रात के वक्त ये घटना हुई थी। आज 1 महीना होने को है करीब उस जूनियर डॉक्टर के बारे में। अभी तक संजय रॉय के अलावा किसी को पकड़ नहीं हुआ और किसी के बारे में सच्चाई सामने नहीं ला पाया। तो ये था वो पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।